वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन पेपर 1, उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट लेकर आया हूं। फाउंडेशन पेपर 2 का पहला पार्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। ये कहीं कहीं पर्यावरण अध्ययन नाम से भी चलता है। 2024 का ये पहला प्रश्न पत्र ये अपलोड कर रहा हूँ मैं। इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये ऑटोनॉमस कॉलेज भोपाल का है। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये पेपर दिया गया था। इसमें बीकॉम का भी आप मानिए सिलेबस सेम है। इस कॉलेज में बीकॉम और बीसीए के लिए अलग व्यवस्था है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो आप चूँकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं मेरे, आप और भी चैनल इस मतलब और भी वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल पर आप जाइएगा, फर्स्ट ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपके फाउंडेशन, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान, इन चारों जो पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनके बहुत सारे पुराने पेपर पड़े हुए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोनॉमस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें पढ़ रहे रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थी, सभी का जो सिलेबस है वो एक जैसा है। सभी का परीक्षा पैटर्न एक जैसा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा जो आपके काम की है, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीमे बोल रहा हूँ तो इसकी प्लेबैक स्पीड आप फास्ट कर लीजिएगा, और आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी को आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी में देखिए। ये जो जो मुझे पेपर मिला है वो इसी प्रकार का है। थोड़ा सा इसमें ब्लर दिखेगा आपको, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक निर्धारित स्पीड में बोलूँ जिससे आप सुन भी सकें। तो ये 50 क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम मार्क्स 18 होता है, कहीं कहीं 17 भी होता है। क्योंकि ये पेपर सिंगल सिंगल लिया गया तो 50 में से 18 लाना इसमें अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल। जो 3R है इस क्षेत्र में, उसका एक क्रम है। उसका क्रम है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। कम करें, यदि आवश्यकता है तो पुनः उपयोग करें, और उसको रिसाइकल करें अगर फिर भी आवश्यकता है तो। इसका क्रम याद रखिएगा। रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकल यानी उसे दोबारा उपयोग में लाना, उसको किसी और फॉर्म में रूप परिवर्तित करके। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ चेन्स इंटरलिंक्ड इन इकोसिस्टम फॉर्म एज ए फूड वेव। खाद्य जाल कहलाता है जो पारिस्थितिक तंत्र जो आपस में जुड़े रहते हैं उनकी श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड। ये मैंने आपको सैंपल वीडियो में भी बताया था, आप पुरानी वीडियो जरूर देखिए तो आपने सही किया होगा। 5 जून हम सभी पर्यावरण दिवस मनाते हैं इस दिन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफॉरेस्टिंग। देखिए डिफॉरेस्टिंग यानी होता है वनों का विनाश, वनों को कम करना। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो आप याद रखिएगा। और ये जो आपके हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योग एवं ध्यान में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें ये थोड़ा सा कठिन होता है। ये साइंटिफिक बैकग्राउंड का पेपर होता है, इसलिए बीए वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से इसको करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री लास्ट ईयर में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसी पेपर में बच्चों को आई थी। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। वनों की कटाई आमतौर पर कम हो जाती है। वनों की कटाई आमतौर पर कम हो जाती है, नहीं डिफॉरेस्टिंग जर्नली डिस्क्रीज, यानी जो डिफॉरेस्टिंग है वो किसको कम करता है, तो ये सूखा को कम नहीं करता, सूखा को बढ़ाता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को भी बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। तो ये रेन जो है ना, रेनफॉल है, वर्षा को कम करता है। अगर वन नहीं रहेंगे तो वर्षा भी कम होगी, इसका तात्पर्य है। ये अंतर संबंध होता है, वन अधिक तो वर्षा अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है, वो पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर की ओर होता है, अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को आप समझिएगा।
रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकें। जैसे पानी से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनी, पानी आगे गया, नहरों में गया, उससे सिंचाई हो गई, उसका और उपयोग हो गया, तो ये रिन्यूएबल है। सौर ऊर्जा आती रहती है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा कहलाएगा? जिसका दोबारा उपयोग नहीं होता। जैसे कोयला, कोयला जल गया, उसके बाद आप उपयोग नहीं कर सकते, वो राख बन जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व। चिप को आंदोलन बचाने के लिए शुरू किया गया था। किसको बचाने के लिए? जंगलों को बचाने के लिए। और इसके जो अगुआ थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो इस वीडियो से संबंधित ना हो, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, अन्य विषय से संबंधित हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सॉइल एरोशन, यानी मिट्टी के कटाव के इनमें से कौन से कारण हैं या हो सकते हैं? अप्रतिबंधित चराई, बिल्कुल। अत्यधिक खेती, डिफॉरेस्टिंग, वनों की कटाई, ऑल द अबव, ये सभी कारण हैं जिससे मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन यानी सॉइल एरोशन, जिसको हम मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। द रेड डाटा बुक कंटेंट्स ऑफ डाटा, रेड डाटा बुक में, जो रेड डाटा बुक होती है एक एजेंसी द्वारा निकाली जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको, पुराने वीडियो आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ एजेंसी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्या होता है? जो खतरे में प्रजातियां होती हैं ना, उनकी लिस्ट जारी करती है, उसकी बुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉइजनियस गैस गिवन आउट ऑफ द व्हीकल एग्जॉस्ट, वाहनों के धुएं से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज इफेक्ट ऑफ, यानी जो ताजमहल है जो पीला हो रहा है, उसका कारण क्या है? एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत है जो अक्षय ऊर्जा का नहीं है? तो निश्चित रूप से थर्मल पावर। थर्मल पावर क्या होता है? थर्मल पावर का अर्थ होता है तापीय ऊर्जा, यानी ताप करके, यानी गर्मी पैदा करके जो ऊर्जा बनाई जाती है, यानी कोयले से आग दे सकते हैं, ज़्यादातर कोयला ही उपयोग किया जाता है थर्मल पावर में। बाकी सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, न्यूक्लियर, ये अक्षय हैं। अक्षय न्यूक्लियर में भी काफ़ी एनर्जी उपयोग हो जाती है। तो यहाँ पर ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो ये 1974 में लागू किया गया। नेक्स्ट, लॉयंस आर फाउंड इन, शेर कहाँ पाए जाते? तो गिर, गिर बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर गुजरात। सुंदरबन टाइगर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मीजर अर्थक्वेक, यानी भूकंप को नापने के लिए इनमें से क्या उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, भूकंप मापने वाला। ये तो हिंदी का देख के भी आप कर सकते हैं, भूकंप मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है, एशियन एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर, यानी एशियाई हाथियों को क्यों मारा जाता है? उनके दांतों के लिए मारा जाता है, क्योंकि उनके दांतों से विभिन्न प्रकार के आभूषण भी बनते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, सरदार सरोवर जो नदी है, परियोजना है, वो किस नदी पर बनाई गई? तो ये सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 18, वह अध्ययन जो जीवों की उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। तो देखिए, जो डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, तो इसको कहते हैं हम इकोलॉजी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड सेटिंग देम ऑन फायर एंड रेजिंग क्रॉप्स ऑफ द रिजल्टिंग एस इज कॉल्ड, तो ऐसी पेड़ों को काटकर उनमें आग लगाना और जो राख बचती है उस पर खेती करना, ये कौन सी खेती का प्रकार है? ये पूछा गया है। इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन, यानी झूम कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए विद्यार्थियों, आपसे एक और अनुरोध है, अगर आपको वीडियो काम का लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से और विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचता है। और अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको लग रहा है आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दिए आप, उनके भी काम का वीडियो है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके मेरे चैनल पर जो
NEP फर्स्ट ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इनकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है तो आप मैक्स गेनर नाम का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आप ऑनलाइन सेट लगा सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में आपको उपलब्ध है। और इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर की PDF भी आपको उस ऐप पर मिल जाएगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप चाहें तो प्ले स्टोर से मैक्स गेनर नाम से सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है, रिसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन इस कॉल्ड, यानी वनस्पति के अध्ययन की नवीनतम तकनीक है रिमोट सेंसरिंग। इससे डाटा पता चल जाता है, जो किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, सॉइल फर्टिलिटी कैन बी एनहेंस्ड बाय, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है हम क्रॉप रोटेशन करके, फसल चक्रण करके हम उसकी उर्वरता बढ़ा सकते हैं। ई कचरे का एक उदाहरण है, ई वेस्ट का एग्जाम्पल आपको देना है। तो ये मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो ख़राब हो जाती है, सब ई वेस्ट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो नेता थी वो नेत्री मेधा पाटकर जी थी। क्वेश्चन नंबर 24, CNG स्टैंड फॉर, यानी CNG का आपको फुल फॉर्म बताना है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ए ऑप्शन इसका सही है। 25वां प्रश्न है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल, यानी जो ओजोन परत है वो किससे बचाती है? तो ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती, परावैंगनी किरणें होती हैं, जो कि पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन। अगर ये ओजोन नहीं होती तो पृथ्वी पर सीधी सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, और इससे क्या है, इंसानों को त्वचा जो है स्किन का कैंसर होने का खतरा रहता। क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी जो मृदा का कटाव है, मृदा अपरदन जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं, उसे कैसे रोका जा सकता है? उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, वनों को बढ़ाना, वनों की कटाई या जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई। तो ये कैसे आप रोक सकते हैं? तो ये रोका जा सकता है वनों को बढ़ाना। ठीक है, वनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ के नीचे की मिट्टी ना, जब बारिश होगी तेज या पानी बहेगा तो जो पेड़ है उसके आसपास की जो मिट्टी है वो कटेगी नहीं, पेड़ की जड़ें उसे मजबूती से पकड़कर रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 11 जुलाई 11 जुलाई किस रूप में सेलिब्रेट की जाती है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ए कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडियन विलेजेस, यानी भारतीय गांवों में सामान्यतः कौन सा ऊर्जा का स्रोत मिलता है? तो ये होता है लकड़ी और जानवरों का गोबर, जो उपले बनाए जाते हैं, कंडे बनाए जाते हैं, उसको हम उपयोग करते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदली हुई है, आप सभी जानते हैं गांव में भी गैस चलने लगी है, LPG सिलेंडर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाई इज़ रेडिएशन हार्मफुल? देखिए, विकिरण हानिकारक क्यों है? देखिए, विकिरण से त्वचा का कैंसर होता है, शरीर के ऊतक भी बदल जाते हैं। ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इन इंडिया, यानी भारत में गैर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है कोयला। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला ही होता है और हम कोयला का ही यूज़ करते हैं। NTPC और कोल इंडिया हमारी दो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो कि माइनिंग और थर्मल पावर उत्पादन का कार्य करती हैं ज़्यादातर बड़े पैमाने पर। 31वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, मैंने जो सैम्पल वीडियो बनाया है EVS का, उसको आप अच्छे से देखिएगा। मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया, उससे 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। जो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, और उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और इसके ऊपर सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप पेड़ लगाएंगे, वनों की कटाई को रोकेंगे, प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे, ये सभी करेंगे। तो बिल्कुल, अगर सभी ऑप्शन है तो हम सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कवर्ड द सी?
पृथ्वी का कितना भूभाग समुद्र से ढका हुआ है? तो समुद्र पर लगभग 71% भाग पर जल है। तो चूंकि 71 नहीं दिया है तो हम 70 लगाएंगे, क्योंकि और ऑप्शन इसमें है नहीं। सबसे सटीक, सबसे नज़दीक यही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अबायोटिक कंपाउंड ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का अजैविक घटक। देखिए बायोटिक अबायोटिक, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, इससे दो एक क्वेश्चन अवश्य रूप से आते हैं। तो लाइट, पर्वत, जल, नदी, ये सभी क्या है? अबायोटिक कंपाउंड हैं, और वनस्पति जानवर ये बायोटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ लिखा हुआ है, द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए इकोसिस्टम, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषी स्तर क्या है? उच्चतम पोषी स्तर है सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी ने, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क क्या है? कान्हा किसली, जो कि मंडला जिले में है। और भारत का पहला कौन सा? कमेंट कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37वां प्रश्न है, द सीजनल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इज, पर्यावरण का मौसमी सामयिक घटक कौन सा है? तो ये है रेन। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो आप बिल्कुल बचपन से पढ़े, 6 क्लास से आपको पता हो गया होगा, पीकॉक नेशनल बर्ड। और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 39, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, यानी किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक स्थान, आवास क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हैबिटेट, यानी प्राकृतिक आवास कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, यानी प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। ये होता है जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और अबायोटिक जो कारक होते हैं, इनके बीच अंतःक्रिया होती। बी ऑप्शन इसका सही है। अजैविक कारकों के बीच क्रिया केवल नहीं हो सकता ना, केवल इसलिए नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इसका सही है। 41 है, एन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी तालाब का भी एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसमें पूछा है इसका अजैविक यानी अबायोटिक, ये अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक कौन सा है? तो अब अजैविक घटक है आपका वाटर, यानी जल। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसके कारण भूजल की उपलब्धता में कमी आएगी? वनारोपण से? नहीं। कंक्रीट की सड़कें बनने से? बिल्कुल, बाकी तो सबसे जल स्तर बढ़ेगा। बी ऑप्शन जो है ऑड वन आउट कर सकते हैं, विषम को छांटिए, इससे भी आप मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये लेकिन ये तभी यूज़ करना है आपको जब आप क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न, वायु गुणवत्ता के संबंध में लोगों को जानकारी देने का प्रभावी उपकरण क्या है? तो प्रभावी उपकरण है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, सी। 44 है, एन एग्रीकल्चर क्रॉप लैंड, यानी एक कृषि फसल भूमि है, एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन। बीओडी क्या है? बीओडी इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होती ज़्यादातर झील या तालाबों में। जितनी ज़्यादा इसकी बीओडी होगी किसी भी झील की या तालाब की, इसका अर्थ है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है उसका जल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मांग रही हैं मछलियाँ या जो भी वहाँ पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड, यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित। बीओडी सबसे कम, यानी वो स्वच्छ है। क्वेश्चन नंबर 46, द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सट्रीमली पोटेंट पोल्यूटेंट, एक अत्यंत प्रबल प्रदूषक का उदाहरण इनमें से है न्यूक्लियर वेस्ट। लेकिन परमाणु जो अपशिष्ट होता है वो सबसे खतरनाक वेस्ट होता है। अभी अभी जापान ने कुछ रिएक्टरों का जो वेस्ट है, यानी न्यूक्लियर परमाणु जो अपशिष्ट है, उसे समुद्र में छोड़ा था। इस पर आसपास के कई देशों ने आपत्ति ली थी जापान के इस कृत्य पर, क्योंकि ये वेस्ट जब समुद्र में छोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है वो समुद्र के जीव जंतु यानी समुद्र के इकोसिस्टम पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है जो हमारे पृथ्वी को प्रभावित करता है। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था 71% पर हमारी पृथ्वी, पूरी सौरमंडल में अभी तक ज्ञात जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। और इसमें भी
71% भूभाग पर जल है। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है और समुद्र सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, आप समझिए इसका। नेक्स्ट 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें आप देखिए नेचुरल डिजास्टर क्या नहीं, पोल्यूशन है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। बाढ़ और सूखा हो सकता है नेशनल डिजास्टर, और भूस्खलन लैंडस्लाइड हो जाए, पर ये नहीं है प्राकृतिक आपदा। प्रदूषण तो इंसान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भोपाल गैस ट्रेजरी हैपेंड ऑन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 तारीख की रात 3 तारीख की सुबह, यानी 2 और 3 के बीच में 1984। याद रखिएगा ऑप्शन बी इससे क्वेश्चन आता है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कंपनी का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे समय मिलेगा मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूं मैं, आप लोगों ने जो पीडीएफ भेजी है, आप अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ भेजिए ताकि और लोगों की मदद मिलती है। आप भेजते हैं तो इस पर मैं वीडियो सोल्यूशन करके आप अपलोड कर देता हूँ। जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी है उनका थैंक यू। और आप मुझे भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, उस पर कॉल मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर आप व्हाट्सअप में से भी पूछ सकते हैं, पर आप कमेंट में ही पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उसका उत्तर समय रहते बिल्कुल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ेरोफाइट्स, यानी मरुविद, ये ज़ेरोफाइट्स कहलाते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज, देखिए आ गया, इकोलॉजी और इकोसिस्टम अलग अलग है। इकोसिस्टम जब आए तो आप याद रखिएगा ये इकोसिस्टम जो टर्म है वो टांसले ने दिया था 1935 में, और इकोलॉजी जो वर्ड है वो ओडम ने दिया था, ये वाला। तो याद रखिए इकोसिस्टम और इकोलॉजी अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग लोगों ने दिया है। कन्फ्यूज़न करने के लिए दोनों नाम ओडम और टांसले ज़रूर आता है। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।